गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम 1861, 1892 और 1909 का इंडियन जो काउंसिल एक्ट है, भारत परिषद अधिनियम, उस पर हम बात करेंगे। और पिछले क्लास में हमने देखिए 1600 के चार्टर एक्ट से लेकर के 1858 तक के जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो था, भारत सरकार अधिनियम, उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। यदि आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है अभी तक, पहले आप जाके उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही जो आगे के जो एक्ट आएंगे उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। और पिछला जो एक्ट जो था 1858 का एक्ट, वहां पे हमने देखा था कि जो कंपनी का जो शासन था भारत में, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था और भारत में सीधा ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज का शासन जो है वो शुरू हो गया था। और उस एक्ट के तहत हमने ये भी देखा था कि जो भारत का जो गवर्नर जनरल जो था, उसको भारत का वायसराय बना दिया गया था। और भारत का जो प्रथम वायसराय बनने वाला व्यक्ति था लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ने ही इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र जो था 1858 में, उसको पढ़ा था। और उसमें बहुत सारे वादे किए गए थे, बहुत सारे अधिकार देने की बात कही थी। और इसीलिए भारत के बुद्धिजीवियों ने उस एक्ट को मेग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी, राइट। और 1858 के बाद जो एक्ट आएगा 1861 का एक्ट, इसमें अब हम देखेंगे कि वो जो वादे किए गए थे, वो अधिकार देने की बात कही गई थी। तो कितने अधिकार इस एक्ट में भारतीय लोगों को मिले हैं और इस एक्ट के तहत भारतीयों के पक्ष में कौन कौन से प्रावधान किए गए, राइट। तो अब आप हेडिंग डाल देंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो जो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, तो ये ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत आने वाला पहला अधिनियम था। देखिए 1858 तक तो कंपनी का शासन था और 1858 में कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया था भारत में। तो 1858 के बाद आने वाला, यानी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो आने वाला पहला अधिनियम जो था, वो 1861 का अधिनियम था। तो इसको हम कह सकते हैं ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत। तो आप इसके पॉइंट्स आप लिख देंगे, ब्रिटिश शासनकाल, ब्रिटिश शासनकाल, शासनकाल के अंतर्गत आने वाला पहला अधिनियम। तो ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत आने वाला पहला अधिनियम था। उसके बाद देखिए, और इसमें जो प्रावधान किए गए थे, वायसराय, वायसराय की परिषद, वायसराय की परिषद, परिषद कार्यकारिणी परिषद में विस्तार, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विस्तार जो है वो किया गया था। अब देखिए यहाँ पे पिछला जो हमने पढ़ा, जो उसको अगर हम थोड़ा रिकॉल करें, तो देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने देखा था एक गवर्नर जनरल पद बनाया गया था। बंगाल का जो गवर्नर जो था उसको बंगाल का जो गवर्नर जो था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की, 4 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई थी, परिषद बनाई गई थी, राइट। और उसके बाद देखिए 1784 का जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था, तो इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में जो 4 सदस्य हैं उसको कम करके 3 बना दिया था। और कहा गया था कि जो तीसरा सदस्य होगा वो सेना का प्रधान होगा। और 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में जो सदस्य है उसको 3 से बढ़ा करके 4 कर दिया था। और इसमें भी ये शर्त रखा गया था कि चौथा जो सदस्य होगा वो विधि अधिकारी होगा, विधि का जानकारी रखने वाला होगा। और आप कमेंट करके बताएंगे कि पहला विधि अधिकारी किसको बनाया गया था, राइट। और देखिए 1853 में अगला जो एक्ट, जो 1833 के बाद जो आया था 1853 के चार्टर एक्ट में केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था। विधान परिषद का गठन हुआ था और इसमें थे 12 सदस्य। इसमें कितने सदस्य थे जी? 12। और 12 जो सदस्य थे वो थे गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर। और इसमें अतिरिक्त जोड़े गए थे 6 + 2, ये है 8 सदस्य जो थे अतिरिक्त थे। ये थे अतिरिक्त सदस्य, ये अतिरिक्त सदस्य थे, राइट। और जो गवर्नर जनरल प्लस जो 4 सदस्य जो थे, ये थे मुख्य कार्यकारिणी, मुख्य कार्यकारिणी, मुख्य कार्यकारिणी, राइट। और ये जो अतिरिक्त सदस्य हैं इनके पास पावर नहीं दी गई थी। ये जस्ट ये जो मुख्य कार्यकारिणी जो है, इनकी क्या करेंगे? सहयोग करेंगे,
इनकी विधि बनाने में हेल्प करेंगे, विधि बनाने में सहयोग जो है वो करेंगे। अब इस एक्ट के तहत वायसराय की जो परिषद है, यानी ये जो परिषद है, क्योंकि गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया, तो वायसराय की जो परिषद है, जो 4 सदस्य हैं, इसमें विस्तार किया गया, 4 से 5 बना दिया जाएगा इसमें। तो आप लिख लीजिए इसमें परिषद की परिषद में कार्यकारी कार्यों को करने के लिए, कार्यकारी कार्यों को करने के लिए इसमें छठा सदस्य जोड़ा गया। सॉरी, 5वां लिख लीजिए आप, 4 तो ये हो गया ना, तो 5वां सदस्य शामिल किया गया। अब वायसराय की जो परिषद है, कार्यकारिणी परिषद, उसमें कितने सदस्य हो गए जी? पहले तो 4 थे, अब 4 में एक और जोड़ा गया, 5 हो गए, तो 5 सदस्यों की वायसराय की कार्यकारिणी परिषद बन गई। और 1874 में, आगे 1874 आएगा, तो इसमें छठा सदस्य जोड़ा जाएगा, छठा सदस्य इसमें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रावधान इसमें लिखे, इसमें क्या किया गया? केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार, केंद्रीय विधान परिषद का इसमें विस्तार जो है वो किया गया। अब देखिए, इसमें जो केंद्रीय विधान परिषद है, जिसकी संख्या 12 जो है, इसमें बढ़ोतरी करी गई थी, यानी जो अतिरिक्त सदस्य 8 है, इसकी संख्या को बढ़ा दी गई थी। तो इसमें आप लिखेंगे, इसमें क्या किया गया था? परिषद में, केंद्रीय जो विधान परिषद है, विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की जो संख्या जो होगा वो न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 होंगे। अब यहाँ पे ये प्रावधान किया गया, जो अतिरिक्त सदस्य हैं केंद्रीय विधान परिषद में, जो कि 8 होते थे, इसमें ये कहा कि कम से कम 6 तो होंगे और मैक्सिमम जो है ये 12 तक जा सकते हैं। और इसमें ये कहा कि जो न्यूनतम सदस्य हैं, न्यूनतम में से आधे गैर सरकारी होंगे, गैर सरकारी का मतलब है इसमें भारतीय शामिल होते थे, गैर सरकारी में ही जो है वो भारतीय होते थे, भारतीयों को जोड़ा गया था। भारतीय होंगे, गैर सरकारी होंगे, भारतीय होंगे, राइट। अब आधे में से ये जो न्यूनतम सदस्य है, यानी 6 में से आधे गैर सरकारी होंगे, तो 6 में से अब आधा जो है वो 3 होएगा, तो 3 भारतीयों को इस एक्ट के तहत अतिरिक्त सदस्यों में शामिल किया जाएगा, राइट। तो आगे लिखिए, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने अतिरिक्त सदस्यों में 3 भारतीयों को शामिल किया, 3 भारतीयों को शामिल किया। और ये 3 भारतीय कौन थे जी? तो 3 भारतीय आप लिखे, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, राइट। तो 3 भारतीयों को अतिरिक्त सदस्यों में, यानी यहाँ पे इनके पास पावर नहीं है, अभी शक्तियां इनके पास नहीं है, धीरे धीरे भारतीयों की जो गैर सरकारी सदस्यों की जो शक्तियां हैं वो बढ़ा दी जाएगी। तो अभी तो जस्ट इनको इसमें शामिल किया गया अतिरिक्त सदस्यों में। ये क्या करेंगे, जो मेन कार्यकारिणी है, मुख्य कार्यकारिणी, जिसमें वाइसराय प्लस 5 सदस्य हैं, उनकी ये क्या करेंगे, विधि बनाने में सहयोग करेंगे, राइट। तो इनको जो है वो शामिल किया 3 भारतीयों को। और जो गैर सरकारी सदस्य हैं, गैर सरकारी यानी जो भारतीय हैं, गैर सरकारी जो सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति होगी, नियुक्ति करेगा वाइसराय, नियुक्ति वाइसराय करेगा। और कार्यकाल होगा 2 वर्ष,
यानी 2 वर्ष के लिए आएंगे, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा, राइट। तो ये प्रावधान किया गया। वायसराय की परिषद में कार्यकारिणी परिषद आप यहां लिख सकते हैं, कार्यकारिणी, कार्यकारिणी, ठीक है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विस्तार, यानी इसमें विस्तार किया गया, 4 सदस्यों से कितना कर दिया, 5 कर दिया। और केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार हुआ, राइट। तो विधान परिषद, तो यहां पे भी आप लिखते हैं विधान परिषद, अदरवाइज थोड़ा सा आपको कंफ्यूज रहेगा परिषद कौन सा परिषद। तो इसमें ये भी है, कार्यकारिणी परिषद भी है, और ये आपका विधान परिषद, यानी इसमें अतिरिक्त सदस्य भी है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, अगला जो प्रावधान है, वायसराय की शक्तियों में बढ़ोतरी। अब इसमें वायसराय की जो शक्तियां हैं उसको बढ़ा दी गई। जैसे आप देखेंगे 1786 का एक्ट आपने पढ़ा था, 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट था, 1786 में कॉर्नवालिस आया था गवर्नर जनरल बनके, और कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनने से पहले कुछ शर्तें रखी थी, कुछ मांगे की थी कि जो गवर्नर जनरल की जो शक्ति है, अधिकार है, उसको बढ़ा दिया जाए। और कॉर्नवालिस को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दिए गए थे, एक तो वीटो पावर दिया था, दूसरा जो सेना का प्रधान जो होता था वो गवर्नर जनरल को ही बना दिया गया था, यानी कॉर्नवालिस को ही बना दिया गया था। तो 1786 के एक्ट में आपने भी देखा था वहां पे कि जो गवर्नर जनरल है उसकी शक्तियों को बढ़ा दी गई थी, और यहाँ पे 1861 में भी अब वायसराय की शक्तियों को बढ़ा दी जाएगी। अगला पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट लिख लीजिए आप, वायसराय, वायसराय की शक्तियों में वृद्धि। अब देखिए इसमें क्या किया गया, जो वीटो पावर मिला था गवर्नर जनरल को, 1786 में मिला था वीटो पावर, जो कि कॉर्नवालिस को मिला था सबसे पहले, तो वो वीटो पावर तो जारी रहेगा, आगे वीटो पावर जो आगे के वायसराय आएंगे उनके लिए भी जारी रहेगा। अब जो इसमें अलग से जो शक्तियां दी गई थी, ये इसमें कहा था कि आपातकाल, आपातकाल में वायसराय, वायसराय बिना परिषद, बिना परिषद की सहमति, सहमति से, बिना परिषद की सहमति से अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, बिना परिषद की सहमति से अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, जारी कर सकता है। अब यहाँ पे वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई, और वो भी बिना परिषद की सहमति से, परिषद से पूछने की जरूरत नहीं है, परिषद की सहमति लेने की जरूरत नहीं है, और वायसराय आपातकाल में अध्यादेश जो है वो जारी कर सकता है इसमें। तो देखिए अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश का मतलब है कि अस्थायी कानून बनाना, कुछ समय के लिए कानून बनाना, राइट। तो यहाँ पे पावर मिला वायसराय को कि वो बिना परिषद की सहमति से कुछ समय के लिए अस्थायी जो है वो कानून बना सकता है। जैसे आप देखेंगे भारतीय संविधान में भी आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213 वहां पे क्लियरली मेंशन है कि आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए भारत में, देश में कुछ ऐसी परिस्थिति बन रही है कि तुरंत आपको कानून बनाने की आवश्यकता है, आपको बहुत जल्दी कानून बनाना है, राइट। और जो कानून बनाने के लिए तो संसद है ना, विधायिका है केंद्र में, और राज्यों में है विधानमंडल, वो बनाएगी कानून। लेकिन ऐसी परिस्थिति आ रही है कि तुरंत आपको कानून बनाना है, और विधानमंडल का कोई सत्र नहीं चल रहा है, संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है। ऐसे में क्योंकि संसद की बैठक बुलाने में टाइम लगेगा, राइट, उसको पास करने में जो है वो टाइम लगेगा ना, और जो कंडीशन है वो आपको जल्दी बनाना है कानून। तो ऐसे में राष्ट्रपति को पावर दिया गया आर्टिकल 123 के तहत कि वो अध्यादेश जारी करके कुछ समय के लिए कानून बना सकते हैं, और आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को पावर दिया गया कि वो कुछ समय के लिए अध्यादेश जारी करके राज्यों में कानून जो है वो बना सकते हैं, राइट। तो ये अस्थायी कानून होगा, और जब संसद की बैठक होगी, विधानमंडल की बैठक होगी, तो उसको जो है वो वहां से पास करवाना जरूरी होता है, उसके बाद ही वो आगे जो है वो बना रहेगा कानून। अदरवाइज अगर वो पास नहीं होगा तो वो रद्द हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी यही कहा गया कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई वायसराय को, और ये जो अध्यादेश होता था ये होता था अस्थायी कानून, कुछ समय के लिए बनाया गया कानून, अस्थायी कानून। और जो ऐसे कानून है वो अधिकतम 6 माह तक लागू रहेगा, 6 माह तक लागू रहेगा, राइट। तो 6 माह तक ये लागू रहेगा,
यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर इसको परिषद की सहमति से पारित करवाना होगा, फिर से पारित करवाया जाएगा, तभी वो मान्य होगा, राइट। तो 6 माह तक ऐसे कानून लागू रहेंगे। और इसमें क्या शक्तियां दे दी गई वायसराय को? वायसराय को कहा कि वायसराय जो है वो प्रांतों का गठन, नए प्रांतों का गठन, नए प्रांतों का गठन और पुनर्गठन, नए प्रांतों का गठन और पुनर्गठन कर सकता है, कर सकता है। तो यहाँ पे वायसराय को पावर दिया गया, अगर नए प्रांत बनाना है तो वायसराय बना सकता है, और उन प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, यानी उनका पुनर्गठन जो है वो वायसराय कर सकता है, राइट। और वायसराय को कहा कि वायसराय परिषद की कार्यवाही, जो परिषद में कार्यवाही होगी, यानी कार्य जो किए जाएंगे परिषद में, तो कार्यवाही के लिए उसके लिए नियमावली तय कर सकता है, तय करेगा। तो ये पावर किसको दिया गया? ये वायसराय को दिया गया। उसके काउंसिल में जो भी कार्य किए जाएंगे, जो भी काउंसिल का जो कार्यवाही होगा, उसके लिए नियम, रूल्स कौन बना सकता है? वायसराय बना सकता है। जैसे देखिए संसद में भी जो कार्यवाही होती है, पार्लियामेंट में जो कार्यवाही होती है, जो कार्य किए जाते हैं, उसमें उसके लिए जो नियमावली जो सेट करता है संसद स्वयं सेट करता है, ठीक है। संसद तय करता है कि उसकी नियमावली कैसी होगी। तो यहाँ पे भी वायसराय को कहा गया कि वो परिषद की कार्यवाही के लिए नियम तय कर सकता है, राइट। और देखिए अगला जो प्रावधान आप लिखेंगे, 5वां पॉइंट आप डाल दीजिए, इसमें इस एक्ट के तहत विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम को विधिक दर्जा दिया गया, राइट। पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय प्रणाली, तो विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम को इसमें विधिक दर्जा दिया गया, लीगल बनाया गया। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली क्या होता था? इसमें जो है हर एक सदस्य को, यानी जो परिषद में जो सदस्य होंगे उनको एक अलग विशेष विभाग दिया जाता था, राइट। जैसे देखिए वर्तमान में भी क्या होता है, एक मंत्री होता है, राइट, और उस मंत्री का एक विभाग होता है, उसका एक मंत्रालय होता है। जैसे वित्त मंत्री, उसका वित्त मंत्रालय होगा, जैसे गृह मंत्री गृह मंत्रालय होगा, राइट, और विदेश मंत्री उसका विदेश मंत्रालय होगा, अलग विभाग होता है। उसी प्रकार से ही कैनिंग ने इसको शुरू किया था, जो विभागीय जो प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम, उसको विधिक दर्जा दिया गया, यानी हर एक सदस्य जो परिषद में होंगे उनके लिए एक अलग विभाग दिया जाएगा। पहले ये सिस्टम नहीं था, पहले सारे लोग मिलकर के एक साथ जो है वो कार्य करते थे, अलग विभाग नहीं था, राइट। तो इसमें आप यहाँ पे दर्ज कर दीजिए, जो विभागीय प्रणाली है इसकी शुरुआत तो किया था कैनिंग ने 1859 में। विभागीय प्रणाली की शुरुआत कैनिंग ने की, कैनिंग द्वारा, लेकिन जो विधिक दर्जा मिला, इसको लीगल बनाया गया, विधिक दर्जा 1861 के एक्ट में मिला, राइट। इसको जो लीगल बनाया गया वो 1861 के एक्ट में बनाया गया। नेक्स्ट लिखिए अगला जो प्रावधान किया गया, इसमें केंद्रीकृत शासन प्रणाली, शक्तियों का विकेंद्रीकरण आप लिख लीजिए, केंद्रीकृत शासन प्रणाली नहीं, शक्तियों का विकेंद्रीकरण इसमें किया गया। अब देखिए इसमें क्या किया गया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण का मतलब है कि शक्तियां बांट दी गई। और 1833 का चार्टर एक्ट आपने पढ़ा था, उसको याद कीजिए कि उसमें जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल जो था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, राइट। और कहा था कि वो जो भारत का जो गवर्नर जनरल होगा वो पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा, राइट। और इसी को कहा जाता है केंद्रीकृत शासन प्रणाली। तो 1833 में केंद्रीकृत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, और भारत का जो गवर्नर जनरल होगा वो पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा। इसका मतलब है कि बंबई और जो मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर जो थे उनसे विधि बनाने की शक्ति ले ली थी, राइट। अब यहाँ पे बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो विधि बनाने की शक्ति है वो वापस दे दी जाएगी इसमें, क्योंकि शक्तियों का यहाँ पे विकेंद्रीकरण किया गया, शक्तियां बांट दी गई। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसमें क्या किया गया, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधि बनाने की शक्ति
विधि बनाने की शक्ति वापस विधि बनाने की शक्ति वापस दे दी, जबकि 1833 में छीन ली गई थी। इनकी विधि बनाने की शक्ति 1833 के एक्ट में ले ली गई थी और इस एक्ट में 1861 के एक्ट में इनको विधि बनाने की शक्ति दे दी जाएगी। और यहाँ पे शर्त रखा गया कि जो विधि होगा, विधि को वायसराय से स्वीकृति लेना होगा। जो भी वो विधि बनाएंगे उसको वायसराय से उसको स्वीकृति यानी उसको सहमति लेना होगा, राइट, तभी वो विधि मान्य होगा। नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट, प्रांतों में विधान परिषद के गठन का प्रावधान, प्रांतों में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया इस एक्ट के तहत। अब देखिए केंद्र में जो विधान परिषद का गठन किया गया वो तो 1853 के एक्ट में हो गया था, राइट। 1853 के चार्टर एक्ट में केंद्र में एक विधान परिषद बनाया गया था, केंद्रीय विधान परिषद, और उसमें 12 सदस्य थे। 4 सदस्य गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद में और 8 उसमें अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए थे। टोटल 12 सदस्यों की एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था 1853 में। अब 1861 में यहाँ पे कहा कि प्रांतों में भी विधान परिषद का गठन जो है वो किया जाना चाहिए, इसका प्रावधान 1861 में किया गया। और 1862 में बंगाल में विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद का गठन हुआ और 1886 में उत्तर पश्चिमी प्रांत में और 1897 में पंजाब और बर्मा में विधान परिषद का गठन जो है वो किया गया, ठीक है। तो ये 1861 के भारत परिषद अधिनियम के कुछ प्रावधान हैं जो इंपॉर्टेंट है, राइट। अब अगला देखेंगे हम 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए 1892 का भारत परिषद अधिनियम 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। तो देखिए इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे अगर उस पर हम बात करें तो इस एक्ट में जो केंद्रीय विधान परिषद जो था और राज्यों में भी जो प्रांतों में भी विधान परिषद का गठन हो गया था, तो इसकी सीटों को इसमें फिर से बढ़ा दी गई। तो लिखिए केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतों की विधान परिषद के सीटों में बढ़ोतरी जो है वो करेगी। अब कितना बढ़ाया गया, तो केंद्र में केंद्रीय विधान परिषद में जो अतिरिक्त जो सदस्य थे, परिषद में अतिरिक्त सदस्य होते थे और एक कार्यकारिणी सदस्य होते थे, ठीक है। तो जो अतिरिक्त सदस्य हैं, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो है ये मिनिमम कितना होगा जी, न्यूनतम 10 कर दिया और अधिकतम 16 होंगे, राइट। मिनिमम 10 होंगे, अधिकतम 16 होंगे। तो जो केंद्रीय विधान परिषद यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, पहले वाले एक्ट में आपने देखा 1861 का एक्ट, उसमें मिनिमम 6 था, राइट। अब यहाँ पे मिनिमम जो है वो 10 कर दिया और अधिकतम उसमें 12 थे और इसमें अधिकतम 16 कर दिया। और इसमें कहा गया कि जो न्यूनतम है, न्यूनतम टोटल 10 है, तो न्यूनतम में से आधे जो है वो गैर सरकारी होंगे यानी कि वो भारतीय होंगे। तो यहाँ पे अब 5 जो है वो क्या होंगे,
भारतीय होंगे, ठीक है। और जो प्रांतों की जो विधान परिषद जो थी, प्रांतों की विधान परिषद, प्रांतों में जो प्रांतों की विधान परिषद थी उसमें देखिए जैसे बंगाल, बंगाल और मद्रास, बंगाल और मद्रास में सीटों की संख्या 20 कर दी, और बंबई में 8 कर दिया, और उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध में 15, जो विधान परिषद की जो सीटों की संख्या है वो 15 कर दी, राइट। तो प्रांतों में भी विधान परिषद की जो सीटें हैं उसमें उसको बढ़ाई गई, और केंद्रीय जो विधान परिषद की सीटों में भी अतिरिक्त जो सदस्य हैं उसको 10 से 16 कर दिया। तो एक तो ये प्रावधान किया गया। और देखिए इसमें किया गया जो अतिरिक्त सदस्य थे परिषद में, जो अतिरिक्त जो सदस्य थे, अतिरिक्त सदस्यों की शक्तियों में वृद्धि, अतिरिक्त सदस्यों को यहाँ पे कुछ पावर्स दिए जाएंगे। जबकि देखिए जो अतिरिक्त सदस्य थे वो जो कार्यकारिणी जो परिषद में जो सदस्य होते थे उनका ये सहयोग करते थे, विधि बनाने में सहायता करते थे। अब यहाँ पे इस एक्ट के तहत जो है अतिरिक्त जो सदस्य हैं इनको कुछ पावर दिए गए, कुछ अधिकार जो है वो दिया गया। तो क्या अधिकार दिए गए यहाँ पे देखिएगा, तो जो अतिरिक्त सदस्य हैं इनको बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। यानी कि बजट पर ये बहस कर सकते हैं अतिरिक्त जो सदस्य होंगे, और इसी अतिरिक्त में गैर सरकारी होंगे, और गैर सरकारी जो है वो भारतीय होते थे। यानी कि अब भारतीयों को भी बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। देखिए प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं थी, कुछ लिमिटेशंस थी। आपको प्रश्न पूछने से पहले यानी 6 दिन पहले नोटिस देना होगा, तभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, राइट। और सरकार बाध्यकारी नहीं होगा, उन प्रश्न का जवाब देना, उत्तर देना सरकार बाध्यकारी नहीं है, और पूरक प्रश्न इसमें नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो लिमिटेशंस, इनकी सीमाएं क्या थी, तो इसमें कहा गया कि जो प्रश्न जो होगा, प्रश्न 6 दिन की पूर्व नोटिस पर रखा जाए, और पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं। सप्लीमेंट्री प्रश्न आप नहीं पूछ सकते, यानी प्रश्न में प्रश्न आप नहीं पूछ सकते, सिर्फ एक ही प्रश्न पूछेंगे, उसका भी अगर सरकार जवाब देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। सप्लीमेंट्री प्रश्न आप नहीं पूछ सकते, प्रश्न में आप और प्रश्न ऐड करके नहीं पूछ सकते, राइट। और जवाब देने के लिए, प्रश्न का जवाब देने के लिए सरकार बाध्यकारी नहीं, राइट। तो सरकार चाहे तो जवाब दे भी सकती है, चाहे तो नहीं भी दे सकती थी, ठीक है। तो ये अधिकार दिए गए थे। लेकिन देखिए जब प्रश्न पूछा जाता था और सरकार जवाब नहीं देती थी तो मीडिया में उसको प्रकाशित किया जाता था, ठीक है, और सरकार की छवि खराब हो जाती थी और सरकार की किरकिरियां बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये अधिकार दिया गया था 1892 के एक्ट के तहत, गैर सरकारी सदस्यों को, अतिरिक्त सदस्यों को ये अधिकार मिले। और जो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इस एक्ट में तो नहीं दिया, अगला जो एक्ट आएगा 1909 का एक्ट, उसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो है वो दिया जाएगा अतिरिक्त सदस्यों को। अगला जो प्रावधान है निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, आप लिख लीजिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। इस एक्ट के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो है वो हो गया था। तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या था, इसमें आपने देखिए पिछले एक्ट में हमने आपको बताया था कि जो अतिरिक्त सदस्य होंगे परिषद में, इनकी नियुक्ति वायसराय करेगा और ये 2 वर्ष के लिए आएंगे, 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। अब यहाँ पे अतिरिक्त सदस्यों में ही कुछ सदस्य ऐसे बनाए गए थे जिनको मनोनीत करेगा वायसराय, वो वायसराय के मनोनयन से आएंगे, राइट। तो अब वायसराय को मनोनयन करने के लिए जो सिफारिश देंगे,
अब यहाँ पे कहा गया जो सिफारिश देंगे वो कुछ जिला बोर्ड के सदस्य होंगे, राइट, विश्वविद्यालय के सदस्य होंगे और नगर पालिका के होंगे और कुछ जमींदार होंगे, जो वायसराय को सिफारिश करेगा कि किनको मनोनीत करना है। तो एक तरह से ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हो गया, राइट। तो इसके अंतर्गत आप लिखिए अतिरिक्त सदस्यों को, अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन में जिला बोर्ड, नगर पालिकाएं, विश्वविद्यालय, जमींदार वायसराय को सिफारिश करेंगे, यानी वायसराय को इनके सिफारिश पर ही वायसराय ये जो अतिरिक्त सदस्य हैं इनका मनोनीत करेंगे। तो एक तरह से ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है वो हो गया, राइट। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1892 के भारत परिषद अधिनियम इसमें किया गया था। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था पहली बार और बजट पर बहस करने का अधिकार इसमें दिया गया था। तो ये पॉइंट्स है 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। अगला हम एक्ट बात करेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। तो देखिए उस एक्ट को 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सरकार का कहना था कि जो 1909 का जो एक्ट आया वो 1892 का जो एक्ट है उसमें सुधार करने के लिए लाया गया। हालांकि विश्लेषण करने पर पाया जाता है कि जो ये एक्ट जो लाया गया था 1909 का, ये धर्म के आधार पर भारत को बांटने का प्रयास जो है वो इसमें किया गया था, राइट। तो हेडिंग डाल दीजिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, इसको मार्ले मिंटो सुधार, इस एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता था, ठीक है। अब मार्ले कौन था, देखिए उस पर अगर हम बात करें और पिछला जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए 1858 में क्या किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स जो है उसको समाप्त कर दिया था, क्योंकि भारत में सीधा शासन ब्रिटिश क्राउन का हो गया था और भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये कंपनी को नियंत्रित करता था। जब कंपनी को समाप्त किया गया तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स जो दो संस्थाएं थी इसको भी समाप्त किया गया था 1858 में। और अब यहाँ पे 1858 में ब्रिटेन में एक पद बनाया गया था, भारत सचिव का पद बनाया था ब्रिटेन में, ठीक है। और इसी भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद थी, जिसको कहा गया भारत परिषद, राइट, इंडियन काउंसिल। तो ये कहाँ था जी, ब्रिटेन में था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त किया गया 1858 के एक्ट के तहत और ब्रिटेन में एक पद बनाया गया भारत सचिव पदों का। ये वहाँ ब्रिटेन के संसद का कैबिनेट मंत्री होता था भारत सचिव, ठीक है। भारत सचिव का पद बनाया गया और इस भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद बनाई गई थी, इसको कहा जाता है भारत परिषद, राइट। तो अब जो ये मार्ले जो था, मार्ले था भारत सचिव, राइट, ये था ब्रिटेन में भारत सचिव। और जो मिंटो जो था ये था वायसराय, भारत का वायसराय, मिंटो भारत का वायसराय था। तो अब देखिए इस एक्ट में क्या प्रावधान किया गया था उस पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे फिर से केंद्रीय विधान परिषद की सीटों में बढ़ोतरी, केंद्रीय विधान परिषद की सीटों में बढ़ोतरी जो है वो करी गई। अब यहाँ पे जो अतिरिक्त जो सदस्य होंगे इसमें केंद्रीय विधान परिषद में जो अतिरिक्त सदस्य, उसको न्यूनतम कितना होगा, वो न्यूनतम 16 और
अधिकतम 60 होंगे, और इसी अतिरिक्त सदस्य में गैर सरकारी होंगे, और जो मिनिमम होगा उसका आधे जो है वो गैर सरकारी होते थे, यानी भारतीय होते थे, राइट। एक तो ये किया गया 1909 के एक्ट के तहत। उसके बाद देखिए इस एक्ट में और क्या किया गया, अतिरिक्त सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, जबकि प्रश्न पूछने का अधिकार इससे जो पहले वाला एक्ट था 1892 का जो एक्ट था उसमें दिया गया था। अब यहाँ पे कहा गया जो अतिरिक्त जो सदस्य होंगे वो पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, राइट। तो क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा आपका कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया मिला था, तो 1909 के एक्ट के तहत, ठीक है जी। और अगला पॉइंट आप लिखिएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, इस एक्ट के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई थी, डायरेक्ट इलेक्शन। तो यहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत तो हो गई, लेकिन ये वयस्क मताधिकार नहीं था, वयस्क मताधिकार नहीं था, यानी सभी को मतदान करने का अधिकार नहीं था, राइट। तो यहाँ पे जो मतदान करने का अधिकार जो डायरेक्ट होगा, सीधे आप वोट करेंगे, लेकिन सभी नहीं करेंगे, वयस्क मताधिकार नहीं था। तो जो वोट करेंगे टैक्स के आधार पर वोटिंग होती थी, यानी कि जो टैक्स पे करता है उसी को मतदान करने का अधिकार जो है वो दिया जाता था, यानी जो शिक्षित वर्ग होंगे उनको मतदान करने का अधिकार दिया जाता था, ठीक है। और जो जिम्मेदार हैं उनको मतदान करने का अधिकार जो है वो दिया जाता था। तो इस तरीके से जो है वो लिमिटेड जो अधिकार जो है वो मिलता था, मतदान करने का अधिकार था, सभी को नहीं था, राइट। अब देखिए जो इसमें और प्रावधान जो किए गए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्टोरल पृथक निर्वाचन मंडल का गठन जो है वो किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल का गठन जो है वो 1909 के एक्ट के तहत ही किया गया। अब ये जो पृथक निर्वाचन मंडल क्या था, ये मुस्लिम के लिए अलग से पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया। देखिए इसमें क्या होता था, मुसलमानों के लिए मिला, तो इसमें जो उम्मीदवार होता था वो भी मुसलमान ही होता था, जो कैंडिडेट वो मुस्लिम होगा, उम्मीदवार जो है वो मुस्लिम ही होता था, उम्मीदवार तो मुस्लिम होगा, राइट, मुस्लिम। अब इसको जो मतदान करने वाले लोग होंगे वो भी मुस्लिम ही होते थे, राइट। तो इस तरीके से भारत को बांट दिया गया, यानी कि जो कैंडिडेट मुस्लिम होगा तो उसको वोट करने वाले लोग, मतदान करने वाले लोग भी मुस्लिम ही होंगे। इसको और आप अच्छी तरीके से ऐसे आप समझ सकते हैं, देखिए जैसे वर्तमान में भी हमारा संविधान राजनीतिक आरक्षण की बात करता है, और लोकसभा और विधानसभा में राजनीतिक जो है वो आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं लोकसभा और लोकसभा और विधानसभा, राइट। तो देखिए आरक्षण होता है, जैसे एससी के लिए, एसटीज के लिए जो है वो आरक्षण है, लोकसभा और विधानसभा में राजनीतिक आरक्षण दिया जाता है। अब उम्मीदवार यदि एससी होगा, उम्मीदवार एससी या एसटी का व्यक्ति होगा उम्मीदवार, तो इसको क्या वोट करने वाले लोग सिर्फ एससी के ही होंगे, या अगर उम्मीदवार एसटी है तो क्या इसको वोट करने वाले सिर्फ एसटी वाले ही होंगे? नहीं, वोट तो सभी करेंगे ना, मतदान तो सभी करेंगे। आरक्षित है, सीट आरक्षित है, एससी के लिए आरक्षित है और एसटी के लिए है, लेकिन यहाँ पे जो वोट करेंगे वो सभी करेंगे, तो ये तो आरक्षण हुआ। लेकिन ये जो है यानी वोट करने वाले लोग भी मुस्लिम ही होंगे, उम्मीदवार मुस्लिम होगा तो वोट करने वाले लोग भी मुस्लिम ही होंगे, इसको कहा जाता है पृथक निर्वाचन मंडल। तो ये जो पृथक निर्वाचन मंडल दिया था ये सबसे पहले मुसलमानों को मिला था 1909 के एक्ट के तहत, ठीक है। इसीलिए जो मिंटो जो कि भारत का वायसराय है, इसको कहा जाता है भारत में सांप्रदायिकता का जनक। तो भारत में सांप्रदायिकता का जनक जो है वो कौन है? लॉर्ड मिंटो, राइट।
तो ये प्रावधान किया गया, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया, राइट। तो पृथक निर्वाचन मंडल को आप समझ गए होंगे। इसमें उम्मीदवार यानी जो कैंडिडेट है वो मुस्लिम है, तो उसको जो मतदान करने, वोट करने वाले लोग भी मुस्लिम ही होंगे, राइट। अब अगला प्रावधान देखिए, अगला प्रावधान जो किया गया, अब ब्रिटेन में जो भारत परिषद है, ब्रिटेन में काउंसिल है भारत परिषद, ये जो संस्था है भारत परिषद, ये कहाँ है? ब्रिटेन में है ना। ब्रिटेन में एक भारत सचिव पद बनाया गया था और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद बनाई गई। और ये जो 15 सदस्य हैं वो ब्रिटिशर्स ही होते थे, राइट। अब पहली बार इन 15 सदस्यों में से यानी कि भारत परिषद में पहली बार 2 भारतीयों को शामिल किया जाएगा। तो ये 2 भारतीय कौन थे उस पर अगर हम बात करें तो लिखिए, भारत परिषद ये कहाँ है? ब्रिटेन में। आप बिल्कुल क्लियर याद रखिएगा, ये जो भारत परिषद है ये भारत में नहीं है, ये ब्रिटेन में है। और अभी तक इसमें जो सदस्य जो थे 15 सदस्य, ये अंग्रेजी होते थे। पहली बार इसमें 2 सदस्यों, भारतीय सदस्यों को जोड़ा गया। तो भारत परिषद जो कि ब्रिटेन में है, भारत परिषद में 2 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। अब 2 भारतीय सदस्य कौन थे? केसी गुप्ता और सैयद बिलग्रामी। तो ये 2 भारतीय जो है वो ब्रिटेन में भारत परिषद के सदस्य बने। 15 में से ये 2 सदस्य भारतीय थे और ये 1909 में बनाए गए। अब देखिए भारत में, अब इसको भी आप देखिएगा, भारत में है केंद्रीय विधान परिषद, भारत में है केंद्रीय विधान परिषद जिसका गठन हुआ था 1853 में, केंद्रीय विधान परिषद। और केंद्रीय विधान परिषद में एक तो गवर्नर जनरल प्लस जो इसके गवर्नर जनरल की परिषद में जो सदस्य हैं जिसको कार्यकारिणी कहा जाएगा, यही मुख्य कार्यकारिणी है, राइट। और कुछ है अतिरिक्त सदस्य। अब ये जो अतिरिक्त सदस्य हैं इसमें भारतीयों को शामिल किया गया था 1861 के एक्ट के तहत। 1861 के एक्ट में लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में उस एक्ट के तहत 3 भारतीयों को शामिल किया था। अतिरिक्त सदस्य में शामिल हुए थे जो कि थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, ठीक है। तो इसमें तो भारतीय आगे थे, 1861 के बाद ही इसमें भारतीय आगे थे, यानी भारतीयों को शामिल कर दिया था। लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भारतीय नहीं आया, जो मुख्य कार्यकारिणी है यहाँ पे कोई भारतीय नहीं आया। तो इस एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल यानी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए, पहली बार इस एक्ट के तहत केंद्रीय विधान परिषद की कार्यकारिणी सदस्यों में यानी इसमें, देखिए इसमें शामिल किया गया, इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें शामिल हुए। जबकि अतिरिक्त सदस्यों में तो ऑलरेडी 1861 में हो गए थे भारतीय शामिल इसमें, राइट। तो कार्यकारिणी सदस्यों में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया, शामिल किया गया। तो एक भारतीय सदस्य जो है वो कौन थे? एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो एसपी सिन्हा पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्य बने, पहले भारतीय थे। तो ये हमने जो प्रमुख जो इसमें जो पॉइंट्स थे उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो आपको 1909 के भारत परिषद अधिनियम में आपको याद रखना है, ये मेनली जो है फूट डालो और राज करो के नीतियों को अपनाते हुए भारत को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया था और केंद्रीय विधान परिषद की सीटों को तो बढ़ा दिया था, ठीक है। अतिरिक्त सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इसमें हो गई थी, लेकिन सभी को मतदान करने का अधिकार नहीं था, वयस्क मताधिकार नहीं था, राइट। और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान जो है वो इसमें किया गया था, यानी मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल होगा। और भारत परिषद में
2 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। भारत परिषद ये कहाँ पे होता था? ब्रिटेन में। एक केसी गुप्ता, दूसरे सैयद हुसैन बिलग्रामी। और पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में कार्यकारिणी सदस्यों में से एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया, और ये भारतीय सदस्य कौन थे? एसपी सिन्हा, राइट। तो ये आपका हो गया। तो आज की क्लास में हमने देखे 1861, 1892 और 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब आपके 3 ही एक्ट बचते हैं, एक आपका 1919 का एक्ट, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, राइट। तो ये जो 3 एक्ट है उसको भी हम जल्द ही डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना इसको ना भूलें। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। थैंक यू सो मच।